देखिए हम ये पॉइंट पढ़ रहे थे, नो नीड ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन मीन्स टू एक्वेंट द एम्प्लॉय विद देयर जॉब एंड द ऑर्गेनाइजेशन, कि इसमें एम्प्लॉयज़ को पहले से ही उनकी जॉब के बारे में, उनके काम के बारे में बता दिया जाता है, ठीक है ना। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ये है कि पूरी इन्फॉर्मेशन जो है पहले से ही एम्प्लॉयज़ के पास अवेलेबल होती है, मतलब जब उनकी सिलेक्शन हो रही होती है तो उसी टाइम पे उनको सब कुछ काम के बारे में, उनको कैसे करना है, मतलब क्या काम करना है, सब कुछ बता दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें पॉइंट में यही है। और फिफ्थ है एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस एम्प्लॉयज़, कि सरप्लस एम्प्लॉयज़ की कैसे एडजस्टमेंट हो सके। तो अंडर दिस मेथड एम्प्लॉयज़ फ्रॉम द डिपार्टमेंट वेयर दे आर सरप्लस ट्रांसफर टू दोज डिपार्टमेंट वेयर देयर इज शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। मतलब कि जो सरप्लस एम्प्लॉय जो है एक डिपार्टमेंट में अगर काम कर रहा है तो उसको दूसरे डिपार्टमेंट में क्या कर दिया जाता है, एडजस्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये है इसमें क्या है, सरप्लस एम्प्लॉयज़ की एडजस्टमेंट ईजिली हो सकती है। और फिफ्थ के बाद है इसमें 6 पॉइंट है इकोनॉमिक सोर्स। इट इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल सोर्स बिकॉज द ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट हैव टू स्पेंड एनी अमाउंट ऑन सर्च फॉर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड नॉट डज इट हैव टू वेस्ट टाइम ऑन लॉन्ग सिलेक्शन प्रोसेस। ये क्या है, इकोनॉमिकल सोर्स इसलिए है क्योंकि इसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ भी खर्चा नहीं करना पड़ता, कि इसमें बस यही है कि इंटरनल सोर्स में एक एम्प्लॉय को दूसरी जगह पे क्या है, ट्रांसफ़र या प्रमोशन देके शिफ्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये इकोनॉमिकल सोर्स है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी खर्चा नहीं लगता। और इसके बाद इसकी लिमिटेशंस आती हैं। देखिए फर्स्ट है स्टॉप द एंट्री ऑफ यंग ब्लड, कि इंटरनल उसमें क्या होता है कि अंदर ही जो काम कर रहे हैं उन्हीं को ही चांस आगे से आगे मिलता रहता है। तो इसमें यंग ब्लड क्या है, मतलब जो नए लोग हैं या नई जो पीढ़ी है उनको काम करने में क्या है, उनके रिक्रूटमेंट में मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने को नहीं मिलता, कि जो है ओल्ड पीपल जो है, पुराने लोग जो हैं वही ऑर्गेनाइजेशन में आगे से आगे चलते रहते हैं। सेकेंड है एम्प्लॉयमेंट बिकम लेथार्जिक। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्रिएट डेफिनेट फीलिंग ऑफ प्रमोशन अमंग द एम्प्लॉयज़। देखिए सेकेंड है एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो लेथार्जी मतलब आलसी बन जाते हैं, क्योंकि उनको पता है इंटरनल सोर्स जो है रिक्रूटमेंट मतलब उनकी क्या है, फीलिंग्स को क्या कर देता है, अभी क्या प्रमोशन के लिए एम्प्लॉयज़ को, मतलब जो इंटरनल जो एम्प्लॉयज़ जो अंदर ही काम कर रहे हैं उनको ये पता है कि उनको आगे जैसा भी वो काम करेंगे वो उनको प्रमोशन मिल जाएगी, है ना। तो आगे वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा या प्रमोशन मिल जाएगी, तो उससे वो क्या बन जाते हैं, आलसी बन जाते हैं, ठीक है। अपनी परफॉर्मेंस वो बेटर नहीं दे सकते फिर। नॉट अवेलेबल इन न्यू ऑर्गेनाइजेशंस, रिक्रूटमेंट थ्रू दिस सोर्स इज़ possible only in the previously established organization. The new organization have to make use of external source. मतलब जो नए ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें ये इंटरनल सोर्स जो है वो वर्क नहीं करता है, ठीक है। ये उसी में वर्क करता है जो क्या है, पुराने ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं। मोरओवर इट इज़ नॉट एसेंशियल दैट द एंटायर इक्विपमेंट नीड द ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन में बी फुलफिल्ड थ्रू दिस सोर्स। फोर्थ है सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग एम्प्लॉयज़ हैम्पर्ड। Sense of competition is aroused when one is confronted with the better qualified employees. This system of recruitment hinders the entry of better qualified employees, therefore the employees do not get a chance for any competition. मतलब क्या है कि कंपटीशन के चांसेस इसमें कम हो जाते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं काम करने वाले उनको चांस नहीं मिलता है काम करने का, और जो वहीं पे पहले से ही काम कर रहे होते हैं तो वो ही आगे क्या है, आगे से आगे करते रहते हैं। तो जो अच्छे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उनको चांस नहीं मिलता है, और इससे क्या है, कोई वो कंपटीशन में पार्ट मतलब आगे वो कंपटीशन फेस नहीं कर सकते। फिफ्थ है फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र हिट प्रोडक्टिविटी नेगेटिवली। इन दिस सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एम्प्लॉयज़ आर फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र। मतलब इस सोर्स में क्या है, एम्प्लॉयज़ को फ्रीक्वेंटली ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। दिस डज नॉट अलाउ दैम एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम एफिशिएंट इन एनी सिंगल जॉब। और इससे क्या होता है, वो कोई भी एक जॉब परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसमें क्या है, वो एफिशिएंट नहीं बन पाते हैं, मतलब उनको इतना टाइम नहीं दिया जाता है कि वो अपने काम को अच्छे से सीख सकें। और इसमें क्या होता है कि जल्दी जल्दी उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये थे इसके लिमिटेशंस, मतलब इंटरनल सोर्स के क्या क्या नुकसान हैं, ठीक है। अब सेकंड आता है हमारे पास एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ मीन्स इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर फिलिंग अप वैकेंसीज फ्रॉम कैंडिडेट आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब
कि इसमें जो रिक्रूटमेंट करी जाती है इसमें एम्प्लॉयज़ को इनवाइट किया जाता है कि वो अपनी एप्लीकेशंस मतलब फ़िल करें। वैकेंसीज जितनी निकली हुई हैं तो बाहर से जितने एप्लीकेंट्स जो हैं वो अपनी क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशंस को फिल कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से। ठीक है। एक्सटर्नल सोर्स यूज फॉर फिलिंग वैकेंसी इन द लोअर रैंक, समटाइम दिस सोर्स इज ऑल्सो टैप्ड टू फिल स्पेशल कैटेगरी ऑफ पोस्ट। मतलब वैसे जो मतलब पोस्ट जो निकलती हैं जैसे एम्प्लॉयज़ की निकलती हैं ज़्यादा, पर यह है कि कभी कभी स्पेशल कैटेगरी की पोस्ट जो है वो भी निकलती रहती हैं, जैसे इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सेट्रा। तो एक्सटर्नल सोर्स आर मोर एंड वैलिड एज़ कम्पेयर टू इंटरनल सोर्स, ये उससे बिल्कुल अलग है। अब देखिए इसमें क्या है, मेन एक्सटर्नल सोर्स रिक्रूटमेंट आर एज अंडर क्या क्या सोर्सेज हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर्स, मीडिया एडवर्टाइजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्लेसमेंट एजेंसीज, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स और हेड हंटर्स, कैंपस रिक्रूटमेंट, रिकमेंडेशंस, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, टेलीकास्टिंग, वेब पब्लिशिंग। तो ये सारे क्या है एक्सटर्नल सोर्स हैं, किस किस तरीके से जो है एम्प्लॉयज़ को रखा जाता है। ठीक है। अब फर्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या है, समटाइम इन्फॉर्मेशन अबाउट द वैकेंट पोस्ट इज पोस्टेड ऑन बोर्ड प्लेस एज इंपॉर्टेंट प्लेस बाय द ऑर्गेनाइजेशन। सच इन्फॉर्मेशन इज यूजली डिस्प्ले एट द वर्कशॉप, ऑफिस और द फैक्ट्री के। अब पहले से मतलब इसमें क्या होता है, इस टाइप की जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है तो इसमें क्या किया जाता है, इन्फॉर्मेशन जो है वैकेंट पोस्ट की, आपने देखा होगा कहीं शॉप फैक्ट्रीज़ के बाहर या कुछ है तो यहाँ पे वहाँ पे लिख देते हैं रिक्वायर्ड बॉयज़ एंड गर्ल्स फॉर मतलब दिस वर्क, ये है ना, तो ऐसे करके लिख देते हैं। तो ये क्या है, एक तरीके की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। उनको क्या है, जो उनको ज़रूरत मतलब होते हैं एम्प्लॉयज़, उनकी जो वो हैं डिस्प्ले कर देते हैं वो बाहर अपनी फैक्ट्री या गेट के बाहर या वर्कशॉप या ऑफिस के बाहर जो है वो लगा देते हैं। ठीक है। तो इसलिए इसको कहा गया है डायरेक्ट रिक्रूट। पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन दिस जॉब अप्लाई फॉर दैम, और जो लोग उसके लिए जैसे जो पढ़ते हैं वहाँ पे मतलब जो जा रहा है जो देखेगा तो अगर वो उस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड है तो वहाँ पे वो उसके लिए अप्लाई कर सकता है। दिस मैथड ऑफ रिक्रूटमेंट इज़ वैकेंट मेंट ओनली फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स, दे आर कॉल्ड कैजुअल लेबर्स। मतलब जो ये जो मोस्टली डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो होती है वो मोस्टली फॉर किसके लिए होती है, अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए होती है, जैसे जो लेबर जो लोग होते हैं उनके लिए होती है। ठीक है। और उनको क्या किया जाता है, डेली बेसिस पे वेजेस पे किए जाते हैं। तो ये उनके लिए जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकाली जाती है। सेकेंड है कैजुअल कॉलर्स। इट मैनी रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, सम रियली टैलेंटेड एंड ब्रिलियंट पीपल कंटिन्यू सेंडिंग देयर एप्लीकेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम विद द होप दैट व्हेनेवर सम नीड अराइजेस दे मे कम अक्रॉस एन अपॉर्चुनिटी फॉर अपॉइंटमेंट। अब इसमें क्या किया देखा, ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ जो जैसे टैलेंटेड ब्रिलियंट लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी एप्लीकेशंस जो हैं बार बार उस ऑर्गेनाइजेशन में भेजते रहते हैं, उन कंपनीज़ में भेजते रहते हैं कि कभी ना कभी उनको अगर ज़रूरत होगी तो वो मतलब क्या कर सकते हैं, उनको बुला सकते हैं। ठीक है ना, उनको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। वेटिंग लिस्ट ऑफ सच पीपल इज़ प्रिपेयर्ड, और वो क्या करते हैं कंपनी वाले कि उनकी एक अलग से जो मतलब ऐसे वो होते हैं एप्लीकेशंस आती हैं उनकी क्या कर दी जाती है, एक लिस्ट बना दी जाती है ना। तो जब भी कोई वैकेंसी निकलती है तो उस लिस्ट में से देख के उन जो है वैकेंसीज़ को फिल कर दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं कैजुअल कॉलर्स। थर्ड है मीडिया एडवर्टाइजिंग। मीडिया एडवर्टाइजिंग के थ्रू भी देखिए क्या की जाती है, रिक्रूटमेंट की जाती है आउटसाइड मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, जैसे थ्रू people are attracted toward the organization for higher and medium level job in large number. Advertisement is made with the help of newspaper. Advertisement किस के थ्रू करी जाती है, with the help of newspaper, employment news, television, magazines etc. इसके थ्रू एडवर्टाइजमेंट करी जाती है, और जो लोग इससे अट्रैक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, उस कंपनी में जाके उस ऑर्गेनाइजेशन में जाके अपना जो है एप्लीकेशन जो है वो दे देते हैं। ठीक है। तो और फोर्थ है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आर सेटअप बाय द गवर्नमेंट इन ऑलमोस्ट ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स। अब यहाँ पे भी देखिए हमारे पांडा में भी है एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस होता है। यहाँ पे जो भी जैसे मतलब जो कॉलेज कर लेते हैं या जिनकी जितनी भी स्किल्स होती हैं मतलब जो पढ़ लेते हैं उसके बाद वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना नाम लिखवा देते हैं, और गवर्नमेंट के थ्रू जितनी भी वैकेंसीज निकलती रहती हैं तो वो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसके थ्रू उनको कॉल कर ली जाती है। ठीक है। मतलब वहाँ पे उनका नाम जो है एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हो जाता है, तो गवर्नमेंट जो है उसमें से भी उन लोगों को बुला लेती है। फिफ्थ है प्लेसमेंट एजेंसीज।
These days प्लेसमेंट एजेंसीज आर कमिंग अप एज अ गुड सोर्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। इन दिनों देखिए प्लेसमेंट एजेंसीज जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा सोर्स बन गया है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का। दीज एजेंसीज आर एस्टेब्लिश बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ये प्राइवेट लोग मतलब जो है ये एजेंसीज खोल देते हैं, जैसे कि मतलब किसी को भी मतलब उनके पास एक पूरी जिस तरीके की लिस्ट होती है ऐसे लोगों की कि जिस ऑर्गेनाइजेशन को मतलब जिस भी पोस्ट पे लोग वैकेंसीज निकलती हैं उनको जैसे भी एम्प्लॉय चाहिए होते हैं तो वो ये एजेंसी जो हैं उनके नाम जो है वहाँ पे रेफ़र कर देती हैं, बता देती हैं। तो उस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन जो है उन लोगों को बुला लेते हैं। दे गेट देयर फ़ी फॉर रेंडरिंग दिस सर्विस फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, और इसके लिए वो अपनी फ़ीस जो है वो चार्ज करते हैं। ठीक है, ये जो एजेंसीज होती हैं ये ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी होती हैं मतलब। ठीक है, तो ये इनको एम्प्लॉयज़ जो हैं वो क्या करते हैं मतलब देते रहते हैं, बताते रहते हैं कि ये एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ऐसे जॉब के लिए बेटर है। सिक्स्थ है मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स और हेड हंटर्स। दीज डेज मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स जो हैं वो आजकल जैसे हैं यहाँ पे ज़्यादा हो गए हैं। दीज फर्म्स आर एक्सपर्ट्स इन द रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजर स्टाफ। अब ये जो है फॉर्म जो हैं ये बहुत एक्सपर्ट्स हैं मैनेजर स्टाफ को फिल करने में। इन केस ऑफ वैकेंट मैनेजर पोस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर हेल्प कैन बी सॉट। दीज फर्म्स आर ऑलरेडी इन कॉन्टैक्ट विद द सुटेबल कैंडिडेट फॉर द मैनेजरल पोस्ट। और ये फर्म्स जो हैं ये क्या करती हैं मतलब उन कैंडिडेट्स के साथ कॉन्टैक्ट में रहती हैं। ठीक है, जैसे उनकी मैनेजरल पोस्ट की फॉर्म ये निकलती हैं, वैकेंसीज निकलती हैं, तो उन कैंडिडेट्स को वो क्या करते हैं इन्फॉर्म करते रहते हैं। वैन एवर अ डिमांड इज़ प्लेस्ड बिफोर दैम दे ऑफर देयर कैंडिडेट फॉर सच पोस्ट। और जब भी उनकी मतलब कैंडिडेट्स के साथ वो जुड़े हुए होते हैं और जब भी कोई ऐसी वैकेंसीज निकलती हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो वो अपने कैंडिडेट्स को मतलब आगे उस पोस्ट के लिए भेज देते हैं। सेवन्थ है कैंपस रिक्रूटमेंट। इसमें क्या है, इट रेफर टू रिक्रूटमेंट फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, अब आप देखिए जैसे अब आप 12th कर लेंगे तो इसके बाद अब आप कॉलेज में जाएंगे तो आपके नाम जो हैं मतलब ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनके पास चले जाते हैं। अब वहाँ से आपको कॉल करना, वो जैसे आप अपनी ग्रेजुएशन कर लेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशंस के पास ऐसे ऐसे नाम होते हैं तो वो आपको कॉल करके क्या करेंगे मतलब पूछेंगे या आपकी जो है जानेंगे कि आप इस जॉब में इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं, और आपको जॉब के बारे में बताएंगे कि आप यहाँ के जॉब कर सकते हैं। तो इस तरीके से कैंपस रिक्रूटमेंट करा जाता है। ठीक है, इसमें क्या है ऑर्गेनाइजेशन जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़ा रहता है, मतलब टच में रहता है कि जो भी लोग जो भी बच्चे आगे पढ़ के निकल रहे हैं स्कूल से या कॉलेजेस से तो उनको वो ऑर्गेनाइजेशन जो हैं अगर उनको ज़रूरत लगती है तो वो उनको कॉल कर लेते हैं। 8th है रिकमेंडेशंस विद द व्यू ऑफ एस्टेब्लिशिंग गुड एम्प्लॉयज़ रिलेशन। समटाइम मैनेजर रिक्रूट पीपल ऑन द रिकमेंडेशन। अब देखिए अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में अच्छे रिलेशंस को बनाना है तो मैनेजर जो होता है कभी कभी क्या करता है एक ऐसे लोगों को मतलब रिकमेंड करता है, बुलाता है ऑन देयर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़, मतलब जो काम कर रहे हैं उनके बीच में, कि वो उन लोगों के बीच में अच्छा रिलेशन जो है वो बना के रखे। इन दिस वे प्रेजेंट एम्प्लॉय फील इनकरेज एंड देयर इज़ कंप्लीट कंट्रोल ओवर न्यू एम्प्लॉयज़। दिस सोर्स इज़ मोस्टली यूज फॉर अपॉइंटिंग लोअर लेवल एम्प्लॉयज़। और ये जो पोस्ट है ये मतलब जो सोर्स है वो ज़्यादा किस लिए यूज़ करी जाती है, लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करने के लिए। ठीक है, जैसे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में अच्छा रिलेशन जो है वो बना रहे। 9th है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। दे आर लिंक बिटवीन लेबरर्स एंड मैनेजर्स। अभी लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स कौन होते हैं, जो कि लेबर्स और मैनेजर्स के बीच में जुड़े हुए होते हैं, मतलब लिंक्ड होते हैं, उनके साथ मिले हुए होते हैं। दे रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद बोथ द लेबर एंड मैनेजर एज एंड व्हेन मैनेजर पुट ऑफ डिमांड फॉर लेबर दीज कॉन्ट्रैक्टर्स मेक अवेलेबल देयर सप्लाई इन नो टाइम। जब भी मैनेजर्स को लेबर्स की ज़रूरत होती है तो ये कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं उनको लेबर प्रोवाइड करते हैं, मतलब बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो ये होते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स जो लेबर्स को प्रोवाइड करते हैं। 10th है टेलीकास्टिंग। इसमें क्या है, दीज डेज सम बिग ऑर्गेनाइजेशन गिव प्रेजेंट प्रेसिडेंस टू टेलीकास्टिंग देयर जॉब इक्विपमेंट। अब आज के टाइम में देखिए बिग ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो टेलीकास्टिंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टेलीकास्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट वैकेंट पोस्ट, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, पॉसिबल रेम्यूनरेशन एंड द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स
द कंपनी आर डिस्प्ले। अब टेलीकास्टिंग के टाइम पे जब वो अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं वैकेंट जॉब के बारे में, मतलब उनको क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, क्या उनकी पॉसिबल रेम्युनरेशन, कितना पैसा मतलब वो सैलरी दे सकते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में वो डिस्प्ले करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेलीकास्ट। ठीक है। और 11th है वेब पब्लिशिंग। दीज डेज इंटरनेट हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट मीडियम। वेब पब्लिशिंग मीन्स हमारा जो इंटरनेट से कनेक्टिंग होता है। स्पेशल वेबसाइट्स हैव बीन क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ रिक्रूटमेंट थ्रू इंटरनेट। स्पेशल जो है इसके लिए क्या है, वेबसाइट्स बनाई गई हैं कि जो लोगों को ज़रूरत, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस को जो ज़रूरत होती है तो वो उस पर अपने क्या है वैकेंसीज़ को डालते रहते हैं, और जो भी काबिल एप्लीकेंट्स होते हैं वो उसके अकॉर्डिंग, वैकेंट पोस्ट के अकॉर्डिंग जो है, अपनी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग वो उसमें अपनी एप्लीकेशन जो है वो भेजते रहते हैं। अब देखिए जैसे ये वेबसाइट्स हैं www.naukri.com, www.jobstreet.com, ठीक है, clickjob.com, ये जो है वेबसाइट्स बनाई गई हैं। इनमें क्या है, हमारी जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपनी वैकेंट पोस्ट जो है वो डालते रहते हैं। तो ये थी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ ये रिक्रूटमेंट, ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड। ये सारी एक्सटर्नल सोर्स थी किस किस के थ्रू, और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है मेरिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट सोर्सेज। मेरिट्स क्या है इसके, क्वालिफाइड पर्सनल, जो मतलब क्या है, अगर एक्सटर्नल सोर्स से रिक्रूटमेंट होती है तो क्या है, क्वालिफाइड पीपल जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलती है आगे काम करने के लिए। ठीक है। सेकेंड है वाइडर चॉइस। बाय यूजिंग द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इंक्रीज मैनीफोल्ड विच इन टर्न इंक्रीज द एरिया ऑफ चॉइस। मतलब एक्सटर्नल सोर्स जो है, काफ़ी सारे लोग जो हैं आगे आते हैं, उससे क्या है हमारे पास चॉइस बढ़ जाती है। हम क्या है, अच्छे लोगों को, टैलेंटेड पर्सन्स को क्या कर सकते हैं, उसमें एग्ज़ामिन करके अपने उसमें रख सकते हैं। फ्रेश टैलेंट मिलता है हमें, नया जो टैलेंट है वो मिलता है, नए लोग हैं काम करने के लिए मिलते हैं, उनके नए आइडियाज़ मिलते हैं। तो इसमें क्या एक्सटर्नल सोर्स का एक फ़ायदा है कि हमें फ्रेश, मतलब अच्छे लोग जो हैं, टैलेंटेड लोग जो हैं, उनकी जो आइडियाज़ हैं वो मिलते हैं। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बढ़ जाता है कि जो है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के थ्रू क्या है, कंपटीशन की एक वो बढ़ जाती है। मतलब जो लोग होते हैं वो क्या है, अच्छी क्वालिफ़िकेशन एक उसके साथ जो है आगे करते हैं, और इससे क्या है उनकी वर्क परफॉर्मेंस जो है वो भी इम्प्रूव हो जाती है। और फिफ्थ है लेस चांस ऑफ फेवरेटिज्म, कि इसमें क्या है, न्यू फेसेस आते हैं, नए लोग आते हैं, तो कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी के साथ पार्शियलिटी की जाए। ठीक है ना। तो इसमें क्या है, मतलब क्या है, एप्लीकेंट्स को एक नया मौका मिलता है काम करने का। ठीक है। और लिमिटेशन क्या है इसकी, लेंथी प्रोसेस है ये, कि एक्सटर्नल सिस्टम में मतलब एक आप उसमें सिलेक्शन करनी है, रिक्रूटमेंट करनी है, फिर उनको ट्रेनिंग देनी है, डेवलपमेंट, ये सारे प्रोसेस जो है एक लेंथी प्रोसेस है एक्सटर्नल सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट करना। कि आप पहले एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, फिर एप्लीकेशंस की वेट करेंगे, फिर उनकी सिलेक्शन करेंगे, तो ये काफ़ी टाइम ले लेता है। कॉस्टली प्रोसेस भी है कि इसमें क्या है, रिक्रूटमेंट, इसमें एडवर्टाइजमेंट में खर्चा होता है, फिर जब आप एप्लीकेशन मतलब वो कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं, फिर फॉर्म्स आ रहे हैं, उसको सिलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो ये कॉस्टली प्रोसेस बन जाता है। चांसेस ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन, कि कभी कभी ऐसे चांसेस भी आ जाते हैं कि क्या है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है कैंडिडेट के बारे में नहीं मिल पाती है, और उससे क्या हो जाता है कि कभी कभी जो है गलत कैंडिडेट भी रखा जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन में। और इसके बाद है इंक्रीज़ इन लेबर टर्नओवर। तो व्हेन एम्प्लॉयज़ आर कन्विंस्ड दैट दे विल बी नॉट इन अ पोजीशन टू गेट एन प्रमोशन इन फ्यूचर, दे लीव द ऑर्गेनाइजेशन एट द फर्स्ट अवेलेबल ऑप्शन। और जब एम्प्लॉयज़ को पता चल जाता है कि वो उनको कोई भी मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है कि उनको आगे फ्यूचर में प्रमोशन मिलेगी, क्या मतलब उनकी जैसे पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग उनको पता चल जाता है। ठीक है। तो इससे क्या होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देते हैं। तो इससे लेबर टर्नओवर जो है क्या है, वो बढ़ जाती है, कि ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ऐसे काम को बीच में छोड़ देते हैं। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 6.2। अब आप इसको रीड करिए, अच्छे से समझिए इसके पॉइंट जो हैं, और इसके बाद अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं।